जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना में आने वाले महत्वपूर्ण एक श्रृंखला के जुड़े हुए साइंस के प्रश्नों को। साइंस में 15 क्वेश्चन जो हम प्रतिदिन कवर कर रहे हैं। काफी अच्छा सेशन है दोस्तों और आप लोगों को काफी मजा आ रहा होगा। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम ये करेगा दोस्तों, क्योंकि एक भी प्रश्न इस सेशन से बाहर नहीं जाना है। नोट्स आप लोग बना रहे हो ये मुझे उम्मीद है, और अभी तक कल तक मैं आपको 22 पार्ट पढ़ा चुका था दोस्तों इस श्रृंखला के, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा है ये सेशन। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर वो डाउट हमें लिख दें, ताकि हम उसे देखकर उसका रिजोल्यूशन आप लोगों को दे सकें। और दोस्तों, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताएं, ताकि हम उसका समाधान आपके लिए कर सकें। ये संस्था आप लोगों के लिए समर्पित है और हमेशा रहेगी दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन बिना देर किए शुरू करते हैं। 23 हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 23, जिसको आज मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। तो आज के महत्वपूर्ण और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ ये सेशन की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखने वाले इस सेशन का आज का क्वेश्चन है, हर दिन मैं डेली वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके लिए, और इस बदले आपको केवल एक काम करना है छोटा सा, कि सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पहुंचाना है। आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा धमाकेदार। आज की क्लास हम करने वाले हैं शुरू। पहला प्रश्न आज का, कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, आपको बताना है। ये सेशन में रिपीट हुआ क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में भी आता है ये प्रश्न हर बार, कि ध्वनि का वेग अधिकतम आपको बताना है किस में होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं हम लोग समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहां होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, इससे कम होगा किसमें, द्रव में, और सबसे कम होगा किसमें, गैस में। क्योंकि आपको ध्वनि के वेग को लेकर अगर हम लोग बात करें तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा, कि ध्वनि का वेग सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने पर क्या होता है, घटता है। अगर हम लोग विरल माध्यम यानी कि हवा में है, विरल माध्यम या अर्थात हम हवा में है, और विरल माध्यम से हम सघन माध्यम की ओर बढ़ रहे हैं, सघन माध्यम की ओर जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है यहां पर ध्वनि का वेग या जो चाल होगी, ध्वनि का वेग होगा, चाल होगी, वो बढ़ेगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, कि विरल से सघन, रेयर से डेंसर मीडियम में ध्वनि की चाल बढ़ती है। आपने देखा होगा कि यहां पर सर्वाधिक किसमें होगी, तो यहां सॉलिड आप ढूंढिएगा। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता, ये आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कि निर्वात में ध्वनि तरंग गमन नहीं करती, ध्वनि गमन नहीं करती, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछली बार भी आ चुका है, इस बार भी आने की संभावना है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। पर ये होती कितने तापमान पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये चाल होगी। पानी में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1483 मीटर प्रति सेकेंड, 1483 यानी कि 1483 मीटर पर सेकेंड, ये किसमें होगी, पानी में। अब यहां पर एक अगला प्रश्न हमारे पास बचा है, स्टील। अब स्टील दोस्तों क्या होता है, इस्पात, जिसमें आयरन और कार्बन ये दोनों होते हैं। तो इसमें ध्वनि की चाल होती कितनी है, तो अगर हम लोग स्टील की बात करें तो 5930 मीटर पर सेकेंड। कई सारी बुक में इसको 5740 के समथिंग भी बताया गया है, तो आप लोग ध्यान रखना इसी के अप्रोक्स होगा, 5700 5900 के समथिंग। 5930 मीटर प्रति सेकेंड स्टील में ध्वनि की चाल होती है। तो यहां गिवन ऑप्शन में सर्वाधिक ध्वनि की चाल होगी स्टील में या इस्पात में। अब एग्जाम में यह भी आ सकता है कि सर्वाधिक चाल किसमें होती है, तो सर्वाधिक चाल आपको बता देना है एल्यूमिनियम धातु, 6420 मीटर पर सेकेंड। 6420 मीटर पर सेकेंड किस धातु में, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल होती है। दोस्तों, समझ में आपको आ रहा है। सेशन को जरूर शेयर करिए, किया करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आपको यहां पर इतना सा तो सपोर्ट करना है संस्था का, इतना सारा सब कुछ मिल रहा है हमें यहाँ से, तो हम छोटा सा एक सपोर्ट तो करें, कि हम यहाँ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सभी वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सभी जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टा ग्रुप है, आप सभी में इनको शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट आप लोगों को बताना है। ये प्रश्न भी आपको मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूं, पर आपको ध्यान रखना है
यहां पर हम सभी मात्रकों को देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं वोल्ट की, तो वोल्ट मात्रक होता है विभव का और विभवांतर का, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन मात्रक है, ये एसआई यूनिट है बल का और भार का। तो बल और भार, भार जिसे हम लोग वेट के नाम से भी जानते हैं, तो वेट और बल का जिसे हम फोर्स भी कहते हैं, उसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। वही अगर हम लोग कैलोरी, किलो कैलोरी की बात करें, तो कैलोरी मात्रक होता है उष्मा का। किसका मात्रक होगा, उष्मा का। और हमारे पास अंतिम एक प्रश्न बचा है वॉट, और वॉट मात्रक हो जाता है शक्ति का। दोस्तों मैंने आपसे कहा है कि मेरा टारगेट आपका क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मेरा टारगेट इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो गिवन 4 ऑप्शन है, अन्य ऑप्शन है, उनको भी टारगेट करना है। आपका एग्जाम यहां से बनेगा, क्योंकि आपने यहां शक्ति का एसआई मात्रक तो सीखा ही है वाट, पर इसके अलावा आपने कैलोरी, न्यूटन और वोल्ट, जो हर दिन हम इसी क्लास में ये सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों इसी का फायदा 100% आपको होने वाला है, भरोसा कर लीजिए मुझ पर एक बार, क्योंकि इस बार आप हैप्पी होकर अपने एग्जाम सेंटर से निकलने वाले हो। पूरा का पूरा पेपर यहां से छपेगा, कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा वॉट, शक्ति का मात्रक। बाकी के यूनिट एग्जाम में आते हैं, आप लोग अच्छे से बना लीजिए, अपनी कॉपी है उसके अंदर जरूर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग मूव करने वाले हैं। इनमें से कौन सदिश राशि है, सदिश राशि कौन है आपको बताना है। सदिश जिसे हम लोग वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहा जाता है, वेक्टर और स्केलर। आपने ये पढ़ा है, सदिश राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। अब सदिश में अगर हम लोग देखें तापमान, तो तापमान दोस्तों ध्यान रखिएगा एक अदिश राशि होगी। आप लोगों ने पढ़ा है कि 7 फंडामेंटल यूनिट, या आपने 7 मूल मात्रकों को पढ़ा अगर हो, तो 7 मूल मात्रक या फिर 7 फंडामेंटल यूनिट या 7 मूल मात्रक, ये 7 मूल मात्रक सारे के सारे अदिश होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी अदिश राशियों के अंतर्गत आएंगे, यानी कि इन्हें हम लोग स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों ध्यान देना है, लंबाई भी इसी में है, लंबाई भी अदिश हो जाएगा, समय भी अदिश हो जाएगा। वही विस्थापन की बात करें तो विस्थापन एकमात्र यहाँ पर सदिश राशि हो जाएगी, सदिश राशि। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विस्थापन की परिभाषा आप लिख दीजिएगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी इसको हम बोलेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, जिसे मीटर में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाएगा दोस्तों, इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर हुआ यहां से सारी चीजें। समय को एसआई मात्रक सेकंड होता है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा, और तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो जाता है। क्या हो जाता है, केल्विन। तो दोस्तों ये भी आप लोग लिख दीजिए, केल्विन, लंबाई का मीटर हो जाएगा और समय का सेकंड हो जाएगा। तो सभी कंटेंट अपनी कॉपी में लिखते चले। अगर किसी चीज का रिपीटेशन भी हो रहा है इस सेशन में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको रिपीट होने वाले क्वेश्चन भी लिखना है। दोस्तों वही तो मजा है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन को जब इतनी बार पढ़कर वहां एग्जाम में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारे 4 ऑप्शन से ये समझ में जरूर आ जाएगा कि हमें यहाँ से ऑप्शन कौन सा हटाना है और कौन सा लगाना है। तो आप लोगों को शायद समझ में ये चीज आ रही है कि जो बताया जा रहा है यहाँ से आपको क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग मूव करने वाले हैं। बल का सही सूत्र आपके अनुसार इनमें से क्या होगा। आपको यहाँ पर अच्छे से नजर आ रहा है कि बल के अलग अलग फॉर्मूलेज यहाँ पर रखे गए हैं। पहला फॉर्मूला अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर हो रहा है F इज इक्वल टू एम बाई ए, F इज इक्वल टू एम बाई ए देके रखा है। दूसरा फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए देके रखा है। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर देके रखा है F इज इक्वल टू एम इंटू ए की एम ए स्क्वायर। और फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास देके रखा है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। आप लोगों को बताना है, सेकंड फॉर्मूला है यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए, और फर्स्ट हो जाएगा F इज इक्वल टू एम बाई ए। दोस्तों बल का सही सूत्र क्या है, पहले तो हम लोग देखेंगे कि फोर्स है क्या चीज। तो आप डेफिनेशन सुन लीजिए और ओरली इसको लिख दीजिएगा कि बल वह एक कारक है, बाहरी कारक है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी फोर्स इज अ आउटर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि बल के द्वारा ही किसी वस्तु की स्थिति, उसकी पोजीशन को बदला जा सकता है। बिना बल लगाए हम कुछ कर नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, बल का जो सही फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान
गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे F इज इक्वल टू एम ए, एफ इंटू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। बहुत ही काम का फॉर्मूला है दोस्तों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे लिए, हम लोगों ने यहां से देख लिया। बल का दोस्तों एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन माना जाता है, न्यूटन माना जाता है। और अगर हम लोग देखें कि बल राशि कैसी है, तो बल एक सदिश राशि है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में बल लगता है, एक सदिश राशि मानी जाती है बल। बल को लेकर ये इतनी बातें एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा किस न्यूटन के नियम से प्राप्त की गई है, तो परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट नियम से प्राप्त की गई है। पहले नियम से, न्यूटन के पहले नियम से बल को परिभाषित किया गया था, और ये बात कही गई थी कि बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। तो आप बहुत अच्छे से, अगर कुछ चीजें समझ नहीं आ रही तो वीडियो को आप पॉज करें या स्किप करके आप थोड़ा सा बैक करके इसको आप देख सकते हैं कि मैंने क्या समझाया है आपको। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ एक फॉर्मूला और याद रखिए आप लोग, संवेग का फॉर्मूला क्या होगा, तो संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। P इज इक्वल टू एम इंटू वी। दोस्तों ये वो फॉर्मूलेज है सभी फिजिक्स के जो आर्मी एग्जाम में कई बार और बार बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको यहां से जो कंटेंट है ना दोस्तों, कंटेंट तो इतना दिया जा रहा है कि आप संभाले नहीं पा रहे हो, आपसे संभलेगा नहीं यहाँ का कंटेंट दोस्तों। मैं बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर होके पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक शेड्यूल वाइज पढ़ाई कर रहे हैं कि आपका टाइम फिक्स बना हुआ है 4 घंटे और 5 घंटे पढ़ने का, मैं 1-2 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं। अब 1-2 घंटे से काम नहीं चलना है। अगर आपको मेरिट में नाम लेकर आना है अपना, तो आज से ही मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप कम से कम 5 से 6 घंटा, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस कहीं ज्वाइन किए हैं और नहीं किए हैं, अगर किए हैं तो आप वहां के अलावा 5 से 6 घंटे आपके घर पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह उठने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आप फौजी बनने जा रहे हैं दोस्तों, तो अब आपको आलस तो छोड़ना पड़ेगा। यही आप लोगों को अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। तो मैंने जो बोला है उस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकतम जल का घनत्व बिंदु क्या है, तो अगर हम लोग देखें तो एक टेम्परेचर में आप लोगों को बता रहा हूं 0। दोस्तों 0 पर क्या होता है, आपको पता है पानी अपनी तीनों अवस्था में पाया जाता है। पानी अगर हम देखें तो पानी इसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो किस तापमान पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस ही पानी का हिमांक बिंदु है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है, और यही पानी का गलनांक बिंदु है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है। तो दोस्तों ये दोनों चीजें आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं पानी के एक और टेम्परेचर की, 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है, पानी किस पर उबलता है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु किसको माना जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है। वही अगर हम लोग डिस्कस करें 4 डिग्री सेल्सियस वाले मैटर को, तो 4 डिग्री सेल्सियस का मैटर ध्यान रखना, जल का अधिकतम घनत्व बिंदु, जल का अधिकतम घनत्व बिंदु। तो अधिकतम घनत्व बिंदु क्या होगा, तो जल का अधिकतम घनत्व बिंदु हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, जिसमें जल के जो अणु होंगे वो सबसे लिस्ट एरिया कवर करते हैं, या मैक्सिमम डेंसिटी पॉइंट पानी का होता है 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको ध्यान रखना है। 37 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो आप सभी जानते हैं, मानव शरीर का, यानी हमारा मानव शरीर के बॉडी का सामान्य टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आपसे ये फ़ारेनहाइट में पूछा जाए, दोस्तों मैंने कल भी इन बातों को समझाया था, फ़ारेनहाइट में ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में आपसे पूछी जाएगी, तो जिसका इंतजार आप लोगों को होने वाला है दोस्तों, वो दिन बहुत जल्दी आप लेकर आओगे। आपको लेकर आना पड़ेगा, वो आएगा नहीं, उस दिन को छीन कर लेकर आइए, किसी की शीट छीन कर लेकर आइए, किसी की वर्दी आपको छीनना पड़ेगी दोस्तों, ध्यान रखना। क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में जो तेज भागेगा वही विजेता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक सीट के लिए, एक एक नंबर के लिए आपको लड़ना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप ये चीज भूल जाइए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जब होती है तो वहां विजेता उसी को घोषित किया जाता है जो सबसे तीव्रगामी हो, सबसे तेज हो।
तो आप लोग ध्यान दीजिए इस बात का, पढ़ने में भी अपने आप को आप थोड़ा एक्सपर्ट बनाइए। तो 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बाकी कंटेंट आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? अब क्लोरोफॉर्म का नाम तो आपने सुना है, क्लोरोफॉर्म है क्या चीज? तो सबसे पहले हम बता दें कि क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक पदार्थ होता है, निश्चेतक पदार्थ। इसे निश्चेतक बोल सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं एनेस्थेटिक, है ना, एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक दवाई का मतलब क्या? जिसे देने के बाद यानी इंसान के अंदर जब इससे प्रवेश करवाते हैं तो बेहोश हो जाता है इंसान, यानी कि अपना होश खो देता है। इसे हम लोग बोलते हैं एनेस्थेटिक दवाइयां। और इन्हें निश्चेतक यानी कि कुछ समय के लिए बेहोशी की हालत में व्यक्ति चला जाता है। तो आपने कई बार कई मूवीज में देखा होगा कि जब कहीं ना कहीं किसी को बेहोश करना होता है तो एक कपड़े के अंदर एक दवाई को डालकर उसे उसके नाक के पास ले जाया जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं वो केमिकल कुछ और नहीं बल्कि क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है CHCl3। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो CHCl3, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास गिवन है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? देखो धीरे धीरे आपकी हर एक शिफ्ट में अब व्यापारिक नाम भी आ रहे हैं। मैं हर एक शिफ्ट में व्यापारिक नाम, कमर्शियल नेम चीजों के ले रहा हूं। तो CHCl3 इसका हो जाएगा सही जवाब हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सीधा 8 आ रहा है। 7 क्वेश्चन यहाँ से मिस हो चुका है दोस्तों। चलिए मैं इसकी शीट्स देख लूंगा, अगर होता है, अगर नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? जल जनित रोग का मतलब हो जाएगा पानी के द्वारा नहीं फैलने वाला रोग। अब देखिए संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक कम्युनिकेबल डिसीज। अब कम्युनिकेबल डिसीज होती क्या है देखिए जरा। संक्रामक रोग जो किसी माध्यम के द्वारा फैले, माध्यम के कारण ये फैलते हैं, तो माध्यम के कारण फैलने वाले लोग, है ना, फैलने वाले रोग। तो ये माध्यम के कारण फैलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। इसमें कई बैक्टीरियल और वायरल डिसीज है जो आते हैं, कई सारे रोग हैं जो एक के संपर्क में दूसरे को आने पर ये फैलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? संक्रामक रोग, ऐसे रोग जो जल के द्वारा फैले। तो हम लोग अगर बात करते हैं आंत ज्वर की, आंत ज्वर होता है टाइफाइड। आप सभी को ये बात मैं पढ़ा चुका हूं, टाइफाइड। टाइफाइड जिसे हम लोग मोती झरा के नाम से भी जानते हैं, ये बीमारी होती है बैक्टीरिया से जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम होता है? साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। आंतों की बुखार भी बोलते हैं। एक होता है अमीबी पेचिस। ये अमीबी पेचिस किससे होगा? तो एक प्रोटोजोआ के द्वारा। अमीबी पेचिस किससे होगा? तो एक प्रोटोजोआ के द्वारा। अब प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये आंतों को अटैक करने वाला बैक्टीरिया होता है और ये भी जल से फैलने वाला रोग है दोस्तों। टाइफाइड भी जल से फैलता है। अगर झूठा जल हम लोग, अगर कोई पेशेंट है या मरीज है उसका झूठा जल अगर हम पी लेते हैं तो टाइफाइड या उसके बैक्टीरिया आ सकते हैं। इसके अलावा अमीबी पेचिस फैलेगा हैजा, दूषित जल से। दूषित जल से इसके बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ सकते हैं, दूषित जल से इसके भी बैक्टीरिया शरीर में आ सकते हैं। और प्रोटोजोआ ये तो गंदे खाने में और यही दूषित खाने में होता है। अगर हम लोग दमा की बात करें तो दमा एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है। कवक, इस कवक का नाम है एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स दोस्तों ध्यान रखना है। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नाम का एक फंगस जिसकी वजह से दमा होता है। और ये इससे इससे होगा क्या? फेफड़ों में ये समस्यात्मक होती है और फेफड़ों को प्रभावित करने वाला यह अंग है और श्वसन संबंधित समस्या इसमें आती है। दमा यानी कि श्वसन क्रियाएं बाधित होती है। तो ध्यान दीजिएगा सही जवाब यहाँ जल जनित रोग नहीं है, तो आ जाएगा दमा। ये कवक से होता है दोस्तों, ये कवक से होता है, कवक के संक्रमण से जो जल से नहीं फैलता है। आंत ज्वर यानी टाइफाइड, अमीबी पेचिस या फिर डिसेंट्री इसको हम बोलते हैं, और हैजा, कोलेरा, ये सभी जल जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती होती है? देखिए बीमारी को लेकर हमेशा आप लोगों को मैंने अलर्ट किया है दोस्तों कि बीमारी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बीमारी में आप बैक्टीरियल डिसीज ले लीजिए, वायरल डिसीज ले लीजिए, प्रोटोजोआ के रोग देख लीजिए या कवक के रोग देख लीजिए। इनमें से आपकी शिफ्ट में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। हम देखो बेहतर है कि हम एग्जाम में बैठकर पछतावा करें, ये सोचे कि हमने ये नहीं पढ़ा, सर ने ये बोला था यहां से क्वेश्चन आएगा, हमने नहीं पढ़ा, हमारी ये गलती रह गई।
तो इस पछतावे से बेहतर है कि आज हमारे पास समय है, आज हम लोग उस समय को सदुपयोग करके वो कंटेंट पढ़ लें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जितनी भी बातें हम बता रहे हैं आप बिलीव कीजिए सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके एग्जाम के। केवल आप एक बार मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए अपनी, है ना। तो क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा बीमारी। आप इन्फ्लुएंजा में पढ़ा चुका हूं आपको कि यहाँ बैक्टीरिया जीवाणु सब दे के रखा है, पर इन्फ्लुएंजा होता है किसकी वजह से? वायरस की वजह से। तो इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस का एक रोग है। अब इसके बारे में आप मुझे डिटेल जरूर देंगे, आप कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए और इसमें मुझे डिटेल्स नोट्स के साथ में इन्फ्लुएंजा को समझाइएगा। आपके कमेंट्स बड़े अच्छे से मैं पढ़ता हूं दोस्तों, और हर एक कमेंट्स को मैं ध्यान भी रखता हूं। तो ध्यान दीजिएगा इन्फ्लुएंजा के बारे में, ये वायरस से होने वाला एक रोग है। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन गैस का सही सूत्र क्या है? कई बार मेरे द्वारा इसको जिक्र किया गया आपकी क्लास में। ओजोन गैस का सही फॉर्मूला या फॉर्मूला हम लोगों को बताना है। तो ओजोन है क्या चीज, आप दोस्तों ध्यान रखना। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अप्रूफ होता है, ऑक्सीजन का अप्रूफ होता है, एलोट्रोफ ऑफ ऑक्सीजन अप्रूफ होगा। अब एलोट्रोफी किसको बोलते हैं? तो हमें यहां से समझ में एक चीज आनी चाहिए कि एक तत्व के ऐसे दो कंपाउंड जिनमें अगर देखा जाए तो केमिकल जो गुण होता है, रासायनिक गुण वो सेम होता है और भौतिक गुण अलग अलग होता है। केमिकली ये सेम और फिजिकली ये अलग अलग, यानी दिखने में अलग अलग, और अगर हम रासायनिक प्रक्रिया देखें तो इनकी एक जैसी होती है। तो ओजोन ऑक्सीजन का अप्रूव है। अब आपको ध्यान रखना है ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है O3। क्या हो जाता है? O3। तो ओजोन गैस कहां पाई जाती है? तो ये ओजोन गैस पाई जाती है, आपको सभी को मैं समझा चुका था, समताप मंडल में। और ये गैस का कार्य क्या है? तो इस गैस का कार्य, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसका काम है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ओजोन के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1984 में, एक टर्म और याद रखिएगा, 1984 में अंटार्कटिका रीजन में इसमें एक होल देखा गया, यानी इसकी डेंसिटी यहाँ पर कम मिली। तो ओजोन को लेकर काफी अच्छी अच्छी बातें एग्जाम में पूछी जाती है। इसका जो रंग होता है वो नीला होता है, दोस्तों ध्यान रखना, नीला या ब्लू कलर की होती है दोस्तों, और इसकी गंध होती है सड़ी मछली की तरह। अगर इसकी गंध देखें तो ओजोन की जो गंध होती है वो सड़ी मछली की तरह गंध होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ तो कुछ मिस है, ओ है, ओ, चलिए इसको हम O3 मान लेते, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही कर लीजिएगा, सी वाला, है ना। तो 10 का क्वेश्चन नंबर ऑफ 10 के लिए सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 11, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन बोला है वेट यहाँ पर, यानी कि भार 60 केजी है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम लोग भार और द्रव्यमान की बात करें तो भार और द्रव्यमान में इतना सा फर्क है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जो भार है वो W बराबर क्या होता है? M इंटू जी। किसी व्यक्ति के द्रव्यमान में जब आप जी का गुणा कर दीजिएगा तो भार भार निकल जाइएगा। और द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ में निहित, अगर हम देखें किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और अगर हम लोग इसका एसआई मात्रक देखें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा केजी, यानी कि किलोग्राम। अब आपको ये पता है कि अगर किसी वस्तु को, व्यक्ति को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो द्रव्यमान नहीं बदलता, यानी कि द्रव्यमान कांस्टेंट रहने वाली चीज है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, परंतु भार बदलता रहता है। जी का मान बढ़ा तो भार बढ़ा, जी का मान घटा तो भार घटा। अगर जी कांस्टेंट तो भार कांस्टेंट। आपको समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं, अगर हम देखें तो चंद्रमा पर हमसे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना है? चंद्रमा पर कितना है? तो ये है हमारा पृथ्वी का 1/6 यानी कि 1/6। चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 है। इसका मतलब जो वजन पृथ्वी पर 60 केजी है वो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 केजी। 10 केजी हो जाएगा दोस्तों, 10 न्यूटन हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल हमारी तुलना में कितना है? 1/6, और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की तुलना में 6 गुना है। कितना है? 6 गुना है, ध्यान रखिएगा।
तो सही जवाब यहाँ पर 10 kg हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। हीरा विद्युत का क्या होता है? देखिए हीरा किसका अप्रूफ है? तो हीरा अप्रूफ है कार्बन का। हीरा अप्रूफ है कार्बन का। और दोस्तों कार्बन का एक ही ऐसा अप्रूफ है जो ग्रेफाइट है, ये क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत और उष्मा का यह सुचालक होता है। इसके अलावा हीरा और बंगमस्टन फुलरिन क्या होगा? कुचालक होगा, यानी बैड कंडक्टर होगा। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। और कल के सेशन में मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा था कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो आप सभी ने मुझे सही जवाब दिया था कि हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप जवाब देते हैं, मुझे काफी खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। रुधिर एक ऊतक है, कैसा ऊतक है आपको बताना है। रक्त एक कैसा ऊतक है? तो कई लोगों को तो पता नहीं होगा कि रक्त क्या है। अब आपको मैं बता दूं कि जो रक्त होता है हमारे अंदर, इसका अध्ययन करना कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो रक्त का पीएच वैल्यू होता है, आपको बताना है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को। और एक मैं बता दूं कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है रक्त को। तो दोस्तों क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? तो संयोजी ऊतक यहाँ पर आ जाएगा सही जवाब। इसके एक्स्ट्रा अगर हम लोग देखें तो हमारे अंदर जो बोन होती है, हड्डी भी एक तरल संयोजी ऊतक होती है। हड्डी के बाद उपास्थि भी एक संयोजी ऊतक होती है, दोस्तों ध्यान रखना। फिर टेंडन जो होगा, टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट, तो लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू माने जाते हैं। ये सभी के सभी लिगामेंट भी होगा। लिगामेंट आपको पता है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, टेंडन हड्डी को अगर देखें तो पेशी से जोड़ता है, अस्थि और उपास्थि भी आपको पता है। तो सभी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं संयोजी ऊतक। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक कौन है? संयोजी ऊतक ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? बायोगैस का नाम आपने सुना है, मैंने एक नाम नहीं वरन आपको मैंने इतने सारे नाम बताए थे। दोस्तों ध्यान दो, बायोगैस, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है गोबर गैस, या फिर आपसे पूछा जा सकता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जिसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक गैस, या आपसे पूछा जाए CNG। इन सभी का मेन कंस्टिट्यूएंट गैस क्या होती है? तो इन सभी का मेन कंस्टिट्यूएंट गैस हो जाती है मीथेन या CH4। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, जिसे हम लोग एक नाम और देते हैं मार्स गैस। दोस्तों काफी अच्छे प्रश्न हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दिया करें। दोस्तों आप इतने निर्दयी, कठोर दिल, पत्थर दिल, इतने खतरनाक मत बना करो हमारे लिए, क्योंकि इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं और सभी कक्षाएं आपके लिए निःशुल्क है दोस्तों। तो इतना अच्छा कंटेंट आपको किसी एक सेशन से नहीं मिलता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से लाइक और सपोर्ट किया करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 15। एक टर्म्स दिया है क्लोरीन, आई थिंक यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्लोरीन दिख रहा है, हाँ मैं लिख देता हूँ। 17 है क्लोरीन है, उसके पावर में है 35, यानी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक दिया है यहाँ पर कितना, जिसे हम लोग Z बोलते हैं। परमाणु क्रमांक दिया है 17 और इसका परमाणु भार 35 देके रखा है, जो भार है वो 35 देके रखा है, यानी कि इसका भार। तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है? तो प्रोटॉन की संख्या 35 में से आप 17 को माइनस कर दीजिए तो प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएंगे 18। अच्छा न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन तो दोस्तों इसके 17 ही हो जाएंगे। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल दीजिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए भी आप वही करोगे जो मैंने आपको बताया कि आप 35 में से 17 माइनस करोगे तो 18। इसके प्रोटॉन भी वही है और इलेक्ट्रॉन भी वही है, 17 ही रहेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। तो क्लियर हुआ, सी वाला ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा एकदम सही जवाब न्यूट्रॉन को लेकर। तो दोस्तों मेरे कैसी लगी क्लासेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो भी बच्चा नया है, जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास आए बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपसे मिलते हैं हम कल प्रैक्टिस सेट 24 के साथ में दोस्तों। तो मजा आ रहा है, अच्छे से पढ़ते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आपके साथ हम यहाँ पर खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और तब तक चलेंगे जब तक आपको अपनी वर्दी ना मिल जाए। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय, मिलते हैं हम लोग कल।